तो अंडाशय जब सटल होगा तो वियुक्त अंडपी और हटल होगा तो बोलेंगे युक्त अंडपी। ये हो सकता है कि पूछे कि माइचेलिया किस तरह के अंडप का उदाहरण है, तो आप बताइएगा वियुक्त अंडपी। याद रहेगा तब तो, ना तो नाम, इसलिए याद कर लीजिएगा। माइचेलिया, माइचेला बोलते, चेला बोलते किसको? लड़का को। माइचेलिया लड़की, मेरी चेली। तो दोस्त बायो के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यह वीडियो पार्ट 5 है। पार्ट 4 वीडियो तक ले हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। पार्ट 5 वीडियो में हमने कुछ जानेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें। पार्ट 4 वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो उसका एंथर था ना, परागकोश, उसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं थी, उनमें क्या क्या हो रहा था सब चीज़ आपको बता दिया था। परागकण का निर्माण कैसे हुआ था वो सब चीज़ें आपको भी बता दिया था। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा सीरियसली, ना तो एग्जाम में छूट जाएगा। आइए यहाँ पे फिलहाल बात करते हैं। देखिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना पुष्पी पादपों में जो दूसरा जो अंग है वो स्त्रीकेसर है। पुंकेसर आपको पढ़ा दी है। तो स्त्रीकेसर के बारे में अगर हम बात करें तो स्त्रीकेसर एक गुरु बीजाणु पर्ण का क्या है, मॉडिफिकेशन है। इसको इंग्लिश में मैक्रोस्पोरोफिल कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रीकेसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए स्त्रीकेसर को ना हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे अंडप दे सकते हैं। क्या चीज़? अंडप। एंड स्त्रीकेसर को क्या कह सकते हैं? अंडप यानी पिस्टिल कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा ना थोड़ा सा, तो एक छोटे से पुष्प की संरचना को हमने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने केवल मादा भाग को दिखाया है, मादा भाग गाइनोसियम को दिखाया है। तो मादा भाग के 3 भाग थे, हमने आपको बताया था, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। 3 था ना, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। ये जो फूली हुई संरचना है इसको हमने क्या बोला था, अंडाशय या ओवरी बोला था। और इतना जो ये पतली डंडी है इसको स्टाइल या वर्तिका बोला था, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो टॉप ऊपर वाला सबसे दिख रहा है इसको वर्तिका या स्टिग्मा बोला था, ठीक है। ये हम समझा चुके थे। तो इसको ना हम अंडप भी कह सकते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी किसी पुष्पों में ना अंडप, ये जो अंडाशय है इसकी संख्या कभी फ्यूज हो जाती है और कभी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस अनुसार से हम इसको 2 चित्रों में डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि 2 तरह के ये हो सकते हैं, या तो इसके अंडाशय एक ही में फ्यूज मिलेंगे, नहीं तो अंडाशय अलग अलग मिलेंगे। तो जब किसी पुष्पी पादपों में अंडाशय एक में फ्यूज मिलते हैं, एक ही में सटे हुए मिलते हैं, चिपके हुए मिलते हैं, तो वैसे अंडप को या वैसे स्त्रीकेसर वाले पार्ट्स को या वैसे मादा भाग को हम लोग कहते हैं वियुक्त अंडपी। क्या कहते हैं? वियुक्त अंडपी। माने वियुक्त का मतलब कि जो एक में सटा होगा, ठीक है। तो अंडाशय इसमें क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, लेकिन आपको देखिएगा ना इसमें 3 अंडाशय एक में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वियुक्त अंडपी के कंडीशन में अंडाशय फ्यूज हो जाएंगे और वर्तिकाग्र जो है ना, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये तीनों अलग दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें देख रहा है फ्यूज हो गया है। जबकि एक और कंडीशन होता है कि उसमें अंडाशय सब अलग अलग होते हैं। ये था क्या चीज़, इसका ये पुष्पासन है जिसके ऊपर बहुत सारे पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं। तो इनमें क्या होगा कि अंडाशय अलग अलग होंगे। तो जब अंडाशय अलग अलग कंडीशन में होगा तो उसको बोलेंगे युक्त अंडपी। युक्त का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो अंडाशय जब सटल होगा तो वियुक्त अंडपी और हटल होगा तो बोलेंगे युक्त अंडपी। एक रहेगा तो ये तो सिंपल सा है, खत्म, ठीक है। अब ये किसके किसके कौन कौन से पुष्पों में ये कंडीशन पाया जाएगा, तो ये होता है किसमें, माइचेलिया में और रेनेनक्यूलस में होता है। 2 पुष्पों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे हो सकता है कि पूछे कि माइचेलिया किस तरह के अंडप का उदाहरण है, तो आप बताइएगा वियुक्त अंडपी। याद रहेगा तब तो, ना तो नाम, इसलिए याद कर लीजिएगा। माइचेलिया, माइचेला बोलते, चेला बोलते किसको? लड़का को। माइचेलिया लड़की, मेरी चेली, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और रेननक्यूलस भी इसका क्या उदाहरण है। और हम बात करें युक्त अंडपी का, तो युक्त अंडपी का उदाहरण होगा पेपावर और गुड़हल। पेपावर को हम लोग बोल देते हैं अफीम, ठीक है। क्या बोलते हैं? अफीम। अफीम से ना हम एक तरह के दर्द निरोधक दवाई भी बना लेते हैं, या बना भी है ऐसे, जिसका नाम है मॉर्फिन, ठीक है। तो गुड़हल और पेपावर ये दोनों युक्त अंडपी है। इसका मतलब कि गुड़हल और पेपावर देखिएगा ना, तो इन दोनों में अंडप जो होगा ना अलग अलग होगा, ठीक है। अंडप अलग अलग होंगे बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये 4 उदाहरण याद रखिएगा दोनों एग्जाम्पल का, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। हमने आपको अभी कहा कि अंडाशय ये वाला पार्ट्स हो गया, ये वर्तिका और सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, ठीक है। तो हमको मुख्य रूप से अभी पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए अगर अंडाशय जो होता है ना, जब परिपक्व होता है, बड़ा होता है, तो अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल के रूप में। किसके रूप में? फल। यानी जो हम फल खा रहे होते हैं ना, वो किसका रूप होता है? अंडाशय का। इसके अंदर जो बीज बनता है ना, फल, वो बीज बनता है किससे? बीजांड से। क्या किससे बनता है? बीजांड से। तो हमने बीजांड के स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना दिया है निकाल कर, बहरी, ठीक है।
बहरी बना दिया ताकि समझने में आसानी हो, और इसको थोड़ा बड़ा कर दिए। देखिए हमने इसके पूरी संरचना को नहीं बनाया है, केवल इस बीजांड को बाहर निकाल के बना दिए। अब बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं, अर्थात बीजांड की संरचना का वर्णन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बीजांड इस अंडाशय के अंदर एक छोटा सा पार्ट है ये वाला, जो इस भाग से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस जुड़े हुए भाग को हम अपरा या बीजांड आसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा या बीजांड आसन। बीजांड आसन का मतलब यह सेम वैसे ही है जैसे पुष्पासन था। पुष्पासन का मतलब कि पुष्प का समस्त भाग जहाँ पर आसन करता है उसको पुष्पासन कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने ये बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बीजांड जिस स्थान पर आसन करेगा, मतलब बीजांड का समस्त भाग जहाँ पर निर्भर रहेगा, आसित रहेगा, उसको हम बोल देते हैं बीजांड आसन या अपरा, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, खत्म। यहाँ पे ये क्या है, प्लेसेंटा है जहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब जुड़े हुए भाग को हमने ये कह दिया, लेकिन देखिएगा ना थोड़ा सा ये पतला क्या है, संकीर्ण रास्ता एकदम। ठीक है, थोड़ा लंबा है, तो इस लंबे पार्ट्स को हम बीजांड वृंत या फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत या फ्यूनिकल। समझ रहे हैं। ठीक है, आइए आगे, ये हो गया। इसके ऊपर और आगे बढ़िएगा तो ये बीजांड का पूरा शरीर हो गया। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। देखिए ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, नाभिका, ये वाला ट्रायंगुलर शेप में, ये होता है नाभिका, उसका भाग। ठीक है, अब नाभिका जो होता है ना, ये देखिए जब परागकण अंदर प्रवेश करेगा ना बीजांड के अंदर, तो ये 3 रास्ते से प्रवेश कर सकता है, जिसमें एक रास्ता क्या है, नाभिका है। ठीक है, नाभिका जो होता है ना, इन सबको और इसको जोड़ के रखता है, यानी बीजांड के अन्य भाग को और प्लस ये जो बीजांड वृंत का जो सेक्शन है इसको जोड़ के रखता है। ठीक है, और एक रास्ता भी देता है किसको आने के लिए, परागकण को आने के लिए। जब आगे की वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे कि परागकण केवल बीजांड द्वार से ही नहीं आ सकता है, 3 रास्ते से वो आ सकता है। यहाँ पे बीजांड द्वार। ठीक है, तो ये नाभिका हो गया। नाभिका के बाद यहाँ पे आइएगा ना, तो इसके सबसे यहाँ पे देखिए सामने सम्मुख पार्ट में, या यहाँ से इसके सामने जस्ट है ना, ये पार्ट्स जो है ना, इसको बोलते हैं निभाग या चैलेजा बोलते हैं, निभाग या चैलेजा। ठीक है, देखिए इसका काम क्या हो सकता है कि ये जो चीज़ है ना, इधर के भाग को और इधर भाग को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसके अलावा नाभिका का एक और काम होता है कि ये रास्ता देता है। ठीक है, अगर इसके अंदर की कोशिकाएं डेड हो गई, मर गई, तो उनको बाहर निकालने के लिए एक रास्ता, मार्ग देता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब जानते हैं कि यहाँ से जब परागकण इसके ऊपर आएगा, कल हमने बताया था कि परागकण के आने के बाद किसका निर्माण होता है, पराग नली का। तो जब परागकण यहाँ पे आएगा ना, तो इधर से पराग नली का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से भी जा सकता है, यानी इस चैलेजा से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, या इधर से भी जा सकता है। ठीक है, चैलेजा से और नाभिका दोनों से जा सकता है। या अगर उसका मन होगा कि हम बीजांडे द्वार से जाए, मेन गेट तो यही होता है, मेन गेट ही होता है, तो इधर से भी जा सकता है। तो इस रास्ते को जहाँ पर ये सभी चीज़ें नहीं है, 2 स्तरीय परत नहीं है, उसको हम बोल देते हैं क्या चीज़, बीजांड द्वार या न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, यानी अधिकतर चांस में देखिएगा ना, अधिकतर मामलों में तो पराग नली जो होता है ना, ये इसी मार्ग से क्या करता है, अंदर एंट्री करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, समझ रहे, लेकिन इससे भी करता है कभी कभी, किसी पादपों में, सबसे अधिक मामले में इसमें आएगा। ठीक है, तो ये बीजांड द्वार है। अब देखिए ये बीजांड जो है ना, बीजांड पूरा स्ट्रक्चर, बीजांड ये 2 स्तरीय परतों से मिलकर बना हुआ है, 2 गो देख रहे हैं मोटा मोटा। तो इन दोनों स्तरों को हम अध्यावरण या इंट्यूगमेंट्स कहते हैं। अध्यावरण या क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट्स। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों के आवरणों की, अध्यावरण की, तो अध्यावरण जो होता है ना, जब फल बनता है तो फल तो अंडाशय बना देता है, सही बात है, लेकिन बीजांड बनता है बीज, और बीज के ऊपर भी किसी पौधों में, किसी फल में क्या होता है, तो आवरण होता है बीज के ऊपर। तो बीज के ऊपर को बीजावरण कहते हैं, जो बनाता है अध्यावरण। बीज के आवरण को बीजावरण कहते हैं, जो बनाता है कौन, अध्यावरण। और अध्यावरण किसका भाग था, तो बीजांड का। इसका मतलब कि अध्यावरण बीजावरण में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं, ये लोचा आगे आएगा, लेकिन आपको थोड़ा भी बता दिए ताकि कुछ संतुष्टि मिले। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इस बीजांड के सबसे इंटरनल पार्ट में कुछ कोशिकाएं आपको दिख रही है। ठीक है, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हमने आपको लघु बीजाणु पढ़ाया था, लघु बीजाणु धानी, उसके अंदर जो कोशिकाएं मिल रही थी उसका नाम था लघु बीजाणु मातृ कोशिका।
क्या नाम था, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो इसके अंदर भी कुछ कोशिकाएं मिल रही है जिनका नाम रखा गया क्या चीज़, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का काम क्या होगा कि इनमें से कोई क्या होगा, संलयित होगा। किसके साथ, तो परागकण के साथ, और संलयित होने के बाद ये भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ पाए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये स्ट्रक्चर के साथ ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कमेंट के साथ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।